हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर के सेकंड लेक्चर को लेकर, राइट। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि आखिरकार प्योरिटी से हमारा क्या मतलब होता है एंड हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने कितने डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं एंड उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, राइट। देखिए, सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि पुरानी जो वीडियो है, जो प्रीवियस वीडियो थी इस चैप्टर को लेकर, वो थोड़ी सी ब्लर बन गई थी, बट यकीन मानिएगा कि मैं दोबारा वीडियो नहीं बना सकता था उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एंड वीडियो अपलोड करना बहुत जरूरी था। इसी वजह से मुझे वो वीडियो अपलोड करनी पड़ी, सिर्फ ये मंशा के साथ कि आपको टाइमली वीडियो मिल जाएगी एंड इतनी ज्यादा ब्लर नहीं है कि वो देखी ना जा सके, राइट। बट आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ट्राई करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर को लेकर, राइट। तो हमने बात की थी हमारे पास मैटर क्या होता है एंड प्योरिटी से हमारे पास क्या मतलब होता है एंड वहां पे हमने ये जान लिया था कि जरूरी नहीं जो चीज हमें प्योर दिखे वो प्योर ही हो, इट मे बी इम्प्योर ऑल्सो, राइट। तो अगर हम प्योरिटी की बेसिस के ऊपर हमारे मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास मैटर दो टाइप का होता है, इट मे बी अ प्योर, इट मे बी अ इम्प्योर, राइट, इट मे बी अ इम्प्योर। तो बुकलेट्स के अंदर जो अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, जैसे आकाश की बुक हो गई या एलन या कोटा की बुक हो गई, तो वहां पर आपको ये वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, इसकी जगह आपको देखने को मिलेगा मिक्सचर। इसकी जगह आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, दैट इज मिक्सचर। तो आखिरकार क्या मतलब होता है प्योर और क्या मतलब होता है इम्प्योर? तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जहां पर हमारे पास दो चीजों को मिलाया ना गया हो उन्हें हम कहेंगे प्योर, और जहां पर हमने दो चीजों को मिला दिया हो, दो अलग अलग सब्सटेंस को मिला दिया हो, ध्यान से रखिएगा, अगर हमने दो अलग अलग सब्सटेंस को मिला दिया हो जिनका नेचर अलग अलग हो तो वो क्या बनाएंगे? इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। क्या बात क्लियर हो रही है? अब बात करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस मैटर को प्योर कहना है और किस मैटर को इम्प्योर कहना है। तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल मेरे पास प्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, कौन सा मैटर प्योर होगा? तो दो सब्सटेंस जिनके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल, जिनके अंदर सभी की सभी एक ही टाइप के पार्टिकल देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्योर। अब आप कहोगे सर पार्टिकल, अच्छा आपने पहला लेक्चर इसी चीज के लिए बनाया था, राइट, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट लेक्चर मैंने इसी वजह से बनाया था ताकि आपको समझ में आ सके पार्टिकल से क्या मतलब है, राइट। मैंने कहा प्योर मैटर हमारा वो होगा जिसके अंदर सभी की सभी एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हो, उन्हें हम कहेंगे प्योर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक आयरन की रोड है, ठीक है। अब आप कहोगे हाँ आयरन तो एक एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, आयरन की रोड हमारे पास है, फर्दर सिंपल सब्सटेंस में नहीं टूट सकती क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है, राइट। अब आयरन की रोड बहुत सारे आयरन के एटम से मिलकर बनी होगी, राइट। मैंने क्या कहा था, एटम हमारे पास वो सिंपलेस्ट और वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे मिलकर हर एक मैटर बनता है। तो आयरन एक एलिमेंट है, एलिमेंट एक मैटर है, और मैटर किससे मिलकर बनता है? एट द एंड एटम से मिलकर बनता है। तो आयरन के एलिमेंट के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? आयरन के एटम पाए जाएंगे। अब एक बात बताओ, इस आयरन के एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हैं सारे के सारे किसके हैं? आयरन के ही, यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाले सभी पार्टिकल क्या है? सेम है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि है तो सारे आयरन से मिलकर बने। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर सभी के सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होते हैं, एक ही होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्योर। क्या ये बात समझ में आई? अब मानिए अगर मैं इम्प्योर बनाना चाहूं तो इम्प्योर को कैसे समझाऊंगा? जिसके अंदर सभी के सभी प्रेजेंट पार्टिकल एक ही जैसी ना हो, डिफरेंट पार्टिकल भी उसके अंदर मिक्स हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? इम्प्योर कहेंगे। जैसे कि मैंने अभी आयरन एलिमेंट की बात करी, आयरन के एलिमेंट के अंदर सभी के सभी आयरन के ही एटम है, लेकिन मैंने क्या किया, एक आयरन के एटम को एक सोडियम के एटम के साथ रिप्लेस कर दिया। ये वाला जो एटम है मेरे पास, ये है सोडियम का एटम। सोडियम का साइज आयरन के कंपेयर में बड़ा होता है, इस वजह से मैंने इस एटम को बड़ा दिखाया है। अब बड़ा क्यों होता है, क्या होती है बड़ी, क्या कैसे पता चलेगा कौन सा एटम बड़ा होगा कौन सा छोटा, ये हम आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। ये मेरे पास सोडियम के एटम है, बाकी सारे के सारे क्या है मेरे पास? आयरन के एटम है। तो एक बात बताइए, जब मेरे पास आयरन के अंदर सभी आयरन के एटम प्रेजेंट ही नहीं है, कुछ ना कुछ सोडियम भी प्रेजेंट है, तो क्या मैं इसको प्योर कहूंगा? मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस को जिनका नेचर अलग अलग है, क्या मैंने इनको मिक्स नहीं कर दिया? तो मिलावट करने वाले सब्सटेंस को, मिलावटी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, राइट। तो हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, दे मे बी कंपाउंड, सो दे मे बी प्योर और दे मे बी इम्प्योर, राइट। तो प्योर हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर सभी की सभी सेम पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, लेकिन इम्प्योर हमारे पास वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये होते हैं हमारे पास प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन।
अब बात करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन की। तो फर्दर हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ये दो होते हैं, दे में बी एलिमेंट और दे में बी कंपाउंड। तो इन चीजों को समझाना ना पड़े इसी वजह से मैंने आपको ये ऑलरेडी सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, और आपको दिख रहा होगा कि हमारी अप्रोच कितने आगे की है, कि आने वाली टर्मिनोलॉजी जो आपको बिल्कुल भी तंग ना करे उसको हम पहले से ही आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको उन चीजों को लेकर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, राइट। तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस दो होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का एग्जांपल अभी अभी मैंने ऊपर लिया। एलिमेंट हमारे पास प्योर क्यों होते हैं, क्योंकि एलिमेंट के अंदर सभी एक ही टाइप के एटम हमें देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे सर कंपाउंड की बात अगर हम करें तो आपने प्रीवियस वीडियो में कहा था H2 एक कंपाउंड है, वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है। जरा मुझे ये बताओ ये आखिरकार प्योर कैसे हुआ? क्यों नहीं? क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, दो अलग अलग एटम कंबाइन हो रहे हैं। तो जब एक ही सब्सटेंस में दो अलग अलग एटम प्रेजेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये प्योर कैसे हो सकता है? इसको तो हमें इम्प्योर में रखना चाहिए। ये तो आप कर रहे हो नाइंसाफी, और ये कर रहे हो आप अपनी मनमानी, है ना। तो बच्चों सुन तो लो आखिरकार मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठा है तो सबसे पहले अपने आप के लिए क्लैप कर लो, क्योंकि आप सोच रहे हो। यानी कि पढ़ते टाइम जो बच्चा सोचता है, जिसके मन में क्वेश्चन उठते हैं, यानी कि वो कंसेप्ट क्लियर करने की कगार पर है। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं उठा तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आपने ध्यान से नहीं सुना कि मैं क्या कह रहा हूं, या फिर आप समझना नहीं चाह रहे हो, राइट। तो चलिए जो भी बात है थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इस चीज को। मैंने कहा प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर जो कंपोजिशन होती है पार्टिकल्स की वो यूनिफॉर्म रहती है, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। अब पार्टिकल एलिमेंट भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने ढेर सारा पानी ले लिया, मैंने बहुत सारा पानी भर दिया। अब इसके अंदर क्या है? पानी है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेंगे। अब जब मैंने इसके अंदर पानी लिया है तो पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्या H2O के अलावा कुछ और प्रेजेंट है? क्या इस बीकर के अंदर H2O के अलावा कुछ और प्रेजेंट है? आपका आंसर आएगा नहीं। जब आपने पानी लिया है तो पानी के अंदर तो सिर्फ H2O ही होगा। तो जब पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही पार्टिकल कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो इसको आप इम्प्योर कैसे कह सकते हो, राइट। ये केमिकली कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और हम जब पानी की बात करेंगे तो पानी में सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली रिपीट होते हमें दिखेंगे। और वो सब्सटेंस जिसमें एक ही पर्टिकुलर पार्टिकल प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे सिर्फ पानी ही प्रेजेंट है, H2O ही प्रेजेंट है, तो ऐसे सब्सटेंस को ही तो हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो आई थिंक आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। तो हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस को हमने क्या कहा? मिक्सचर कहा। मिक्सचर का मतलब होता है जब दो चीजें, दो अलग अलग चीजें मिक्स कर दी जाए, राइट। अब हमारे पास मिक्सचर दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन। तो एक होता है हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अगर मैं बेसिक मोटा मोटा बताना चाहूं तो होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिनके अंदर दो पार्टिकल, जो हमारे पास दो डिफरेंट पार्टिकल कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर घुल जाए और उस सॉल्यूशन को देखकर हम बता ना सके कि क्या यहाँ पे हमने दो चीजों को मिलाया है या नहीं मिलाया। कहने का मतलब है होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम जिसको देखकर हम ये ना बता सके कि हमने इसमें दो चीजों को मिलाया है या नहीं मिलाया। जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर को देखकर हम बता सकते हैं कि हमने इसमें दो चीजें मिलाई हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? पानी में नमक मिला दिया। अब पानी में नमक मिला दिया, मैंने आपको नहीं बताया। अब मैंने वही पानी का गिलास आपको लाके पिला दिया, ठीक है, आपके सामने रख दिया। अब क्या उस पानी के गिलास को देखकर आप ये कहते हो कि इसमें तो नमक मिलाया हुआ है, मुझे ये क्यों दे रहे हो? नहीं बता सकते ना, क्योंकि नमक उसके अंदर कंप्लीटली यूनिफॉर्मली घुल चुका है और उसको देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसमें हमने नमक मिलाया हुआ है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन उसी पानी में अगर मैं मिट्टी मिला दूं तो मिट्टी घुलती नहीं है पानी के अंदर, तो आपको अलग से दिख जाएगी। और आपको अलग से दिख जाएगी तो आप बता सकते हो कि इस पानी में हमने कुछ मिलाया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। इसकी बहुत डिटेल्ड अभी हमें स्टडी करनी है, जब आपको समझ में आएगा कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में एक्चुअलिटी में डिफरेंस क्या होता है और हम किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। अभी हम बात करते हैं हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड को लेके, कि एलिमेंट और कंपाउंड की अगर हमें फर्दर क्लासिफिकेशन करनी हो तो हम इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड को लेके कि इनकी अगर हमें फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है तो फर्दर क्लासिफिकेशन हम किन किन बेसिस के ऊपर कर सकते हैं,
ठीक है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ये तो आपको पता चल ही चुका है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट रहते हैं। उन 118 एलिमेंट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उन 118 एलिमेंट को हमने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास एलिमेंट की सबसे पहली बात जो आपको लिखनी है कि एलिमेंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट हमारे पास होते हैं प्योर सब्सटेंस। इसको मैं 2 पोर्शन में क्लासिफाई कर रहा हूं। सबसे पहले जो है फिजिकल स्टेट, सबसे पहली चीज हमारे पास है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है कि सॉलिड में प्रेजेंट होंगे, लिक्विड में होंगे या गैस स्टेट में रहेंगे, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट होते हैं। दे मे बी सॉलिड, दे मे बी लिक्विड और दे मे बी गैस। इनके बारे में डिटेल स्टडी आपने फर्स्ट चैप्टर में कर ली होगी। अगर आपने वो चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप डिफरेंट वीडियोस जो है फर्स्ट चैप्टर की उनको एक्सेस कर सकते हो और उनको आप पढ़ सकते हो, राइट। देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी गिवन सब्सटेंस जो है गिवन टेम्परेचर के ऊपर, गिवन कंडीशन जो है उसमें सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा। जैसे कि पानी के एग्जांपल की बात करते हैं तो वाटर हमारे पास जो है H2O, ये सॉलिड में भी रहता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, ये लिक्विड में भी रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, एंड ये हमारे पास गैसियस स्टेट में भी रहता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, राइट। तो एग्जांपल में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस में एक ही एग्जांपल में ले रहा हूं, तो हर चीज हमारे पास डिफरेंट स्टेट में रह सकती है, डिफरेंट कंडीशन में। तो जो हमारे पास कंडीशन जिसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट की स्टेट, वो होती है हमारे पास एक तो थर्मल एनर्जी और एक होती है हमारे पास बोन एनर्जी, ठीक है। इन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी पार्टिकल की स्टेट कि वो सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा। थर्मल एनर्जी से क्या मतलब है, थर्मल एनर्जी से हमारे पास मतलब होता है कि टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी मिल रही है, टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी मिल रही है उसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। और बोन एनर्जी का मतलब होता है 2 पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी। मान लीजिए ये मेरे पास एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर। मान लीजिए एक पार्टिकल ये व्हाइट वाला हिस्सा है, एक पार्टिकल हमारे पास ये ब्लू वाला हिस्सा है। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी। इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं बोन एनर्जी, ठीक है। अब सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत पास में होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े से दूर, ये आपने सारा पढ़ लिया। और गैस में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर हमें देखने को मिलते हैं। तो होगा क्या, सॉलिड के अंदर जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है थर्मल एनर्जी कंपेयर में इन केस ऑफ सॉलिड। तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वो इन बॉन्ड को तोड़ दे, वो इन बॉन्ड को क्या कर सके, तोड़ दे। तो जब ये बॉन्ड टूट नहीं पाएंगे तो एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट और बहुत क्लोज में रहेंगे, बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास वो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो 0 डिग्री पे हमारे पास जो है 0 डिग्री से कम हमारे पास जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि वहां पर थर्मल एनर्जी कम है। जितना कम टेम्परेचर उतनी कम थर्मल एनर्जी, और जितनी कम थर्मल एनर्जी होगी वो उतनी ही कम एनर्जी प्रोवाइड कर सकेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो 0 डिग्री या उससे कम डिग्री पे हमारे पास क्या होता है, जो इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो उस टेम्परेचर पे 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो इस बॉन्ड को तोड़ दे, और जब तक बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं लिक्विड में, तो लिक्विड के केस में होता क्या है, जो बॉन्ड एनर्जी है ये इक्वल होती है थर्मल एनर्जी के। इसी वजह से बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस वजह से कम हो जाती है, खत्म नहीं होती, कम हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल थोड़े से दूर चले जाएंगे। सॉलिड के कंपेयर में दूर हो गए, ठीक है। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में। और गैसियस स्टेट में क्या होता है, थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी के कंपेयर में। तो बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएंगे, और बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएंगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, और अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हमें देखने को मिल जाएंगे। ये होता है गैसियस स्टेट के अंदर। क्या आपको बात समझ में आई? एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जो मेटल होते हैं वो ज्यादातर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट हमारे पास मरकरी, ठीक है। मरकरी हमारे पास वो मेटल है, इकलौता ऐसा मेटल है जो कि हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है रूम टेम्परेचर पे। एक और मेटल है जो कंडीशनली लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा रूम टेम्परेचर पे, दैट इज गैलियम।
अगर रूम टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा है, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो गैलियम लिक्विड स्टेट में चला जाता है, लेकिन 30 डिग्री से कम टेम्परेचर अगर है तो गैलियम सॉलिड स्टेट में हमें देखने को मिलता है। राइट, ये बात समझ में आ गई। गैसेस की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये हमारे पास क्या देखने को मिलती है, रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में हमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारे पास एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अब हम बात करते हैं एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, या फिर आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं तो एलिमेंट्स को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है मेटल, एक हमारे पास है नॉन मेटल, एक हमारे पास होते हैं मेटलॉइड, और एक हमारे पास होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप कहोगे सर किस लेवल पे पहुंच गए? अरे बच्चों तुम्हारा ही लेवल है, बस तुम्हें स्कूल में इतने लेवल पे करवाया नहीं जाता। ठीक है, और इसी वजह से चैनल क्रिएट किया गया है कि आपको डिफरेंट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ज्वाइन ना करना पड़े इन बातों के लिए। ठीक है, जो कि आपको घर पर अवेलेबल आज की डेट में हो पा रही हैं थैंक्स टू अस। राइट, चलो नहीं थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल बेनिफिट है भाई। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, आपका फायदा हमारा फायदा। ठीक है, आज की डेट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से अच्छा कुछ भी नहीं है, जैसे कि लाइकन के अंदर होती है, अगर आपने सुना हो तो एल्गी और फंगी की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। आप कहोगे सर इसी टॉपिक पे आप थोड़ा सा अभी फोकस करो, बायो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप कहोगे कि हाँ सर मेटल नॉन मेटल तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो हमारी बुक में भी है। मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ बच्चों मेटल क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर मेटल वो होते हैं जो डक्टाइल होते हैं, जो शाइनी नेचर के होते हैं, जो मेलिएबल होते हैं, जो लस्ट्रस होते हैं एंड सो ऑन। मैं कहूंगा बच्चों ये डेफिनेशन है या फिर प्रॉपर्टी? तो बच्चों जो आप कहते हो किसी भी टीचर को सर मेटल डक्टाइल, सोनरस, मेलिएबल या जो भी, ये मेटल की प्रॉपर्टीज है, मेटल की डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअलिटी में होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस हमारे जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल अगर वो नहीं है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जाएगा? वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा केमिकल रिएक्शन शो करके। अब जब वो केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है तो उस केमिकल रिएक्शन के टाइम पर वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक एलिमेंट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है, उनको हम कहते हैं मेटल। तो मैं अगर आपसे आइंदा पूछूं कि मेटल क्या होते हैं, तो आप कहोगे मेटल हमारे पास वो स्पीशीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, और स्टेबल होने का मतलब है कि इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। कोई गरीब है वो स्टेबल कैसे होगा? जब उसको जॉब मिल जाएगी, जब वो पैसे कमाने लग जाएगा, उसका घर चलने लग जाएगा। राइट, तो उसी तरीके से जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती हैं। मेटल के पास रिक्वायर्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेती है। वहीं पर नॉन मेटल हमारे पास वो होती हैं जो कि अपने आप को स्टेबल करती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके, अपने आप को स्टेबल करती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, मेटलॉइड की अगर मैं बात करता हूं तो मेटलॉइड ना तो मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल, ये होते हैं इंटरमीडिएट। मेटलॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी होती हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 में से 22 नॉन मेटल है। ठीक है, हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118 में से 22 नॉन मेटल है और 8 हमारे पास मेटलॉइड है। 8 हमारे पास क्या है? मेटलॉइड है। ठीक है, रेस्ट हमारे पास क्या रहते हैं? मेटल। रेस्ट हमारे पास क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वैसे तो एलिमेंट ही हैं, बट इनको थोड़ा सा अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं? एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि ये तीनों शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होते मेटल ही हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग क्यों होती है? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबलाइज होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसी वजह से ये अपने आप को क्या करना चाहेंगे? स्टेबलाइज करना चाहेंगे। ये क्या सोचते हैं? मान के चलिएगा, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में हम स्टेबल उनको कहते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, और अनस्टेबल उनको कहते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो मैंने कहा ये हाईली अनस्टेबल है, यानी कि इनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अब ये ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में जाना चाहेंगे। इनको लगता है कि हमारी एनर्जी ज्यादा है, हमारी एनर्जी ज्यादा है तो हम अनस्टेबल हैं, अगर हम किसी तरीके से अपनी एनर्जी कम कर लेंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन होती है, दैट इज E = डेल्टा mc²।
तो जितना ज्यादा ये मास लॉस करेंगे उतना मास की किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जितना ज्यादा मास लॉस करेंगे, डेल्टा एम क्या है, चेंज इन मास, लॉस इन मास, उतनी ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या सोचते हैं, क्योंकि हम अनस्टेबल हैं, हम अगर एनर्जी लूज कर देंगे तो हम स्टेबिलिटी की तरफ लीड ऑन कर जाएंगे, ठीक है। और एक्चुअलिटी में ऐसा वैसे होता नहीं है, ये कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, एनर्जी लूज करने के लिए अपना मास लूज करना स्टार्ट कर देंगे। जितना ज्यादा मास लूज करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लूज हो जाएगी, जितनी ज्यादा एनर्जी लूज हो जाएगी उतना ज्यादा ये सोचेंगे कि हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअसली मास लूज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करते हैं, और एनर्जी कैसे इमिट करते हैं, अपना मास को लॉस करके, राइट। तो ये हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, दे में बी मेटल, दे में बी नॉन मेटल, मेटलॉइड और रेडियो एक्टिव। अगर आपको जानना है कौन कौन से मेटलॉइड है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो हमारे पास बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोर्टनियम एंड एस्टेटाइन, ये 8 होते हैं हमारे पास नॉन मेटल, ठीक है। 22 ये 8 होते हैं हमारे पास मेटलॉइड। 22 हमारे पास नॉन मेटल है, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 12 से 13 तो ये गिन लिए थे। 22 हमारे पास नॉन मेटल है, और ज्यादातर हमारे पास पीरियडिक टेबल में क्या प्रेजेंट है, मेटल हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये थी कंप्लीटली मेटल्स की एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास ये हमारे पास कंप्लीटली प्योर सब्सटेंस हो चुके हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड में आपको समझा ही चुका था। कंपाउंड की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो जान लीजिए बस। कंपाउंड हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी, जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड में एक खास बात होती है, जब 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे होते हैं तो उनमें उन एलिमेंट्स की जो मासेस का रेशियो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। मासेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, मास रेशियो जो होता है एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का वो फिक्स्ड होता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास H2O है, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में कंबाइन करेंगे बाय मास। कंपाउंड बनाने के लिए कंपाउंड बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 में कंबाइन करेंगे बाय मास, ठीक है। अब मैं पानी को किसी भी तरीके से बना लूं, किसी भी स्टेट का पानी ले लूं और कोई भी मेथड यूज कर लूं पानी को बनाने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में ही कंबाइन कर रहे होंगे। तो ये था कंपाउंड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे हमारे मिक्सचर को लेके, प्योर सब्सटेंस को लेकर बस इतनी ही बातें थी। उसके बाद हम अपने मिक्सचर को खत्म करेंगे एंड देन हम बात करेंगे फर्दर सेपरेशन ऑफ मैटर को लेकर, कि हमने अगर 2 मैटर को कंबाइन कर दिया है तो उनको हम किन किन तरीकों से सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और डिफरेंट जो आपकी क्वेरीज हैं वो डायरेक्टली हमें सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।